बहू, तो तुम इस घर में कभी खुश नहीं रह पाओगी और ना ही मेरी बेटी की गृहस्थी कभी बस पाएगी। हाँ बहू, मैं सच कह रही हूँ। तुम इस तरह से हैरानी से क्यों देख रही हो मुझे? हाँ, मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन ऐसी सास नहीं। चलो, लगभग मेरा काम खत्म हो ही गया, अब चलकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। भाभी, भाभी। हाँ दीदी, क्या बात है? भाभी, जरा इनके लिए प्याज के पकोड़े तो बना देना, और हाँ, साथ में इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी वो जरूर बनाना, क्योंकि इन्हें सॉस बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी। ओके भाभी, लेकिन देखिए थोड़ा जल्दी हाथ चलाना, क्या है ना, इन्हें थोड़ी भूख लगी है तो जल्दी इन्हें पकोड़े चाहिए। ठीक है दीदी, अभी बना देती हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कितना काम करूं मैं? ये घर के काम तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। सुबह से झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर खाना खिलाकर मैंने बर्तन धोया, फिर से साफ सफाई करी और जस्ट फ्री हुई थी। सोचा जाकर थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करूंगी कि अब नंदोई जी का मन प्याज के पकोड़े खाने का कर रहा है। इनके तो खाने का कोई टाइम ही नहीं है। कभी रात के 12 बजे इन्हें मैगी खाने का मन करता है और कभी-कभी सुबह 6 बजे ही इन्हें भूख लग जाती है। अब भला 6 बजे किसके घर पर खाना या नाश्ता बनता है? मैं तो अब इन दोनों के नखरे से ना तंग आ गई हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैं अभी तो ब्याह कर इस घर में आई हूँ, कुछ कह भी नहीं सकती, वरना क्या कहेंगे कि देख लो बहू की आते देरी नहीं और नैना नंदोई की शिकायत कर रही है। मुझे तो लगा था कि शादी के रस्म रिवाज के बाद धीरे धीरे करके सारे मेहमान चले गए तो जल्दी नैना नंदोई भी चले जाएंगे, लेकिन उन्हें तो यहाँ धीरे धीरे 1 महीना हो गया और 1 महीने से मैं दोपहर में आराम तक नहीं कर पाती हूँ। दिन भर बस रसोई में ही लगी रहती हूँ। चलो, पकोड़े तो बनाने ही पड़ेंगे, नंदोई जी का जो ऑर्डर है। बेचारी अलका नई ब्याह कर अभी इस घर में आई थी, लाज लिहाज के चलते वह किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन वो अंदर से अपने ननद नंदोई के लिए बहुत गुस्सा कर रही थी। और सीधी सी बात है, अगर अलका की जगह कोई और भी होता तो भी वो गुस्सा करता, क्योंकि इस तरह से बार बार अलका को ऑर्डर देना, नई खाने पीने की चीजों की फरमाइश करना। बेचारी अलका एक तो अभी नई ब्याह कर आई है, उसको वैसे ही कितनी थकान है, लेकिन उसे तो नन्ना नंदोई के सारे ऑर्डर पूरे करने ही होते हैं। अरे अलका बेटा, अभी तक तुम रसोई में क्या कर रही हो? सारा काम तो खत्म हो गया ना, जाओ जाकर आराम कर लो। अरे बेटा, खाना पीना तो सबका हो गया, फिर ये इतने सारे प्याज मिर्ची क्यों काटे हैं तुमने? वो मम्मी जी, दीदी ने बताया है कि नंदोई जी को प्याज के पकोड़े खाना है और साथ में इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी, बस वही बनाने जा रही थी। अच्छा ठीक है बहू, तुम बना लो, अब क्या तुम्हें परेशान करूं? अरे बताइए ना माँ जी, क्या बात है, कोई काम था आपको? अरे कोई काम तो नहीं था, मैंने सोचा कि 1 कप चाय पी लेती हूँ, बस वही कहने आई थी, लेकिन तुम तो यहाँ खुद ही बिजी हो। एक काम करो, तुम अपना काम करो, मैं शाम को ही चाय पी लूंगी, ठीक है? अरे नहीं माँ जी, 1 कप चाय की तो बात है ना, आप बैठिए अपने कमरे में, मैं भी आपको चाय लाकर देती हूँ, ठीक है? और वैसे भी माँ जी, पकोड़े के बाद तो चाय बनानी ही पड़ेगी ना मुझे, तो मैं सबके लिए ही चाय बना लूंगी, ठीक है? ठीक है बहू। दोपहर का समय था, घर के ज्यादातर लोग अपने कमरे में आराम कर रहे थे, लेकिन इधर अलका के ननद नंदोई सामने हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे और एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। इधर बेचारी अलका तपती गर्मी में अकेले ही प्याज के पकोड़े बनाती है, इमली की चटनी बनाती है और उसके बाद अलका ने सभी को पकोड़े और चटनी परोसे। इधर अलका के ननद नंदोई भी बहुत ही चाव से पकोड़े खा रहे थे। आधा से ज्यादा पकोड़े खाने के बाद अचानक अलका के नंदोई को क्या हुआ, उन्होंने अलका की ननद से कहा, टीना, क्या आज तुम्हारी भाभी का पकोड़े बनाने का मन नहीं था? क्यों जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के पकोड़े में कोई भी स्वाद नहीं है। ऐसा लग रहा है बड़ी ही मजबूरी से बनाया है तुम्हारी भाभी ने इस पकोड़े को। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सच में आज के पकोड़े में तो मुझे भी कोई स्वाद नहीं लग रहा है। देख लिया ना आपने कैसी है मेरी भाभी? हाँ जी, ये सारे ना भाभी के चोचले हैं। ये तो ना घर के सारे काम भी बेमन से करती है, बैठे बैठे बस चीजों की बर्बादी करना आता है इन्हें, और मेरे भैया और पापा के मेहनत से कमाए हुए रुपए को बर्बाद कर रही है। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, कुछ कह भी तो नहीं सकती। अगर कुछ कहूंगी तो मुंह फुलाकर बैठ जाएगी महारानी। अरे कहोगी भी तो कौन सी तुम्हारी भाभी फिर से पकोड़े बना देगी, इसलिए जो जैसा बना है उसी से काम चला लो। सच कहूँ टीना, इस पकोड़े को तो खाने का मन भी नहीं कर रहा है मेरा। वैसे भी इस पकोड़े को खाकर ना मेरे मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया है। अच्छा तुम एक काम करो, अपनी भाभी को जाकर बोलो कि वह मेरे लिए शाम को चाउमीन बनाए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आज टीवी में आईपीएल आने वाला है, तो आज शाम को ना तो तुम्हारी भाभी का इस टीवी पर सास बहू का सीरियल चलेगा और ना ही तुम्हारा ड्रामा चलेगा, ठीक है ना?
बस इस टीवी और रिमोट पर तो शाम को मेरा ही हाथ चलेगा। पहले तो एक काम करो, तुम जाकर अपनी भाभी से कहो कि गर्मा गर्म एक कड़क कॉफी बनाकर दे दे मुझे, मेरे मुंह का सारा स्वाद खराब हो गया। लेकिन रिमोट वाली बात खास कर याद रखना, समझा देना अपनी भाभी से, ये सास बहू का ड्रामा ना लगाए आज वो टीवी में। हाँ हाँ क्यों नहीं, यह भी भला कोई पूछने वाली बात है क्या जी? आपका घर, आपकी टीवी, आपकी मर्जी, जो मर्जी करे। देखिए किसी की हिम्मत है जो आपको रोक सकता है इस घर में? हाँ भाई, ये भी तो सही कहा तुमने। यहाँ तो मेरे आगे किसी की बोलती ही नहीं निकलती। दामाद होने का यही तो मजा है, जो मर्जी चाहे खाओ, जो मर्जी चाहे वो पियो, जैसे मर्जी चाहे रहो, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। अच्छा है, ठीक है। टीना जाओ ना जल्दी से अपनी भाभी से कॉफी बनाने कहो, मेरे मुंह का सारा स्वाद खराब हो गया इस पकोड़े से। और हाँ, इस पकोड़े को उठा कर लेकर जाओ। ओके, अभी लेकर जाती हूँ। अरे वैसे तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? अपनी भाभी को आवाज लगा दो, वही आकर ये प्लेट लेकर चली जाएंगी और यहीं से तुम कॉफी बनाने को भी बता देना। हाँ ये ठीक कहा आपने, सच में आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। लव यू। लव यू टू माई स्वीट हार्ट। बेटी और दामाद की सारी बात पीछे सीढ़ियों में खड़ी होकर कमला जी सुन रही थी। दामाद की बातें सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? आखिर रमेश इस घर का इकलौता दामाद जो था। लेकिन वो मन ही मन में इतना गुस्सा करती कि ये आखिर कब अपने घर जाएगा, पर क्या कुछ नहीं सकती थी। कमला जी वहाँ से बड़बड़ाते हुए चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, जाने ये कब अपने घर जाएगा? ऐसा निठल्ला दामाद तो मैंने कभी नहीं देखा। पूरे महीने बीत गए आकर ससुराल में बैठा बैठा बस ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा है मेरी बहू को। अरे काम धंधा सब कुछ छोड़कर, घर द्वार की चिंता छोड़कर, न परिवार की चिंता है, न नौकरी की चिंता है, और न ही अपने माँ बाप की चिंता है। बस यहाँ आकर बैठ गया है और ऑर्डर पे ऑर्डर लगा रहा है मेरी नई नवेली बहू को। इस निठल्ले रमेश की वजह से रमेश के माँ बाप मुझे फूटी आंख नहीं देखना चाहते। उन्हें लगता है कि मैंने उनके बेटे बहू को उनसे दूर कर दिया है, उनके बेटे बहू का घर बर्बाद कर दिया है। लेकिन उन्हें कौन समझाए? मैं खुद नहीं चाहती कि ये दोनों यहाँ आकर धरना दे बैठे। और वैसे भी अब दामाद को क्या बोलूं, जब मेरा खुद का ही सिक्का खोटा है। मेरी अपनी ही बेटी शादी को 2 साल हो गए, 1 साल में कभी 1 महीने भी अपने ससुराल में नहीं टिकी और आए दिन पति के साथ भागकर बस मायके में आकर बैठ जाती है। मेरा ऐसा रिश्ता है कि ना मैं इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल सकती हूँ और ना ही कुछ कह सकती हूँ, और मेरी इसी चुप्पी की वजह से मेरी ही बदनामी हो रही है। अरे दोनों साइड से मेरा ही नुकसान हो रहा है। हे भगवान, बेटी दामाद के साथ साथ अब तो मेरे बेटे बहू का भी घर बर्बाद हो जाएगा। कैसे समझाऊं अपने बेटी दामाद को? कैसे इन्हें इनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाऊं? कैसे इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहूँ? समझ में नहीं आ रहा है। बेचारी मेरी नई नवेली बहू, अभी 1 महीने हुए हैं उसे इस घर में आए। बेचारी लोक लाज के चलते किसी से कुछ बोलती भी नहीं, लेकिन वह भी कब तक चुप रहेगी? मैं तो अपने बेटी दामाद की हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो गई हूँ। हे भगवान, बहुत थकान हो रही है। अरे दर्द से पूरा शरीर टूटा जा रहा है। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे माँ का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं मम्मी? हाँ बेटा, हम भी ठीक हैं। इधर बेचारी अलका सभी को पकोड़े खिलाती है, उसके बाद सारे बर्तन समेटकर वह सारे बर्तन धोती है, किचन की साफ सफाई करती है। लगातार खड़े रहने की वजह से उसके कमर में बहुत दर्द होने लगा था। वह थोड़ी देर आराम करने के लिए चेयर में बैठी ही थी कि अचानक उसकी मम्मी का फोन आ गया। तो अलका अपनी मम्मी से फोन में बातें करने लगी। तभी अलका की ननद वहाँ आ गई। ये लो, यहाँ भाभी फोन में लगी हुई है। ये क्या, दिन भर जब देखो तब भाभी तो बस अपने फोन से ही लटकी रहती है। अच्छा मम्मी, ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ दीदी, कोई काम था आपको? अरे भाभी, यह क्या, जब देखो तब आप अपने फोन से ही लटकी रहती हैं। भाई फोन से हटकर भी कुछ और देख लिया करो। खैर छोड़ो, आपको समझाने का भी क्या फायदा। मैं तो बस आपसे इतना ही पूछने आई थी कि आप शाम के खाने में क्या बना रही हैं। बताओ ना, क्या बनाओगी शाम को खाने में? दीदी क्या बनेगा शाम को? आपको तो मालूम है ना, आपके भैया पापा और मम्मी को शाम को दाल रोटी बहुत जरूरी है। इसीलिए सोच रही थी कि शाम को दाल चावल रोटी सब्जी और थोड़ा सा सलाद रायता पापड़ अचार दे परोस दूंगी। क्या कहा भाभी आपने? दाल चावल सब्जी रोटी रायता सलाद और पापड़ बस? ना बाबा ना, ये सब तो आप इन्हें मत ही परोसिएगा। और जरा सोचिए भाभी, आप अपने नंदोई जी को ऐसा सादा खाना खिलाओगी? भाभी आपके यहाँ दामाद की इज्जत नहीं होती है क्या? अब आपके यहाँ ना होती तो ना सही भाभी, लेकिन हमारे यहाँ तो ना दामादों की बहुत ज्यादा इज्जत होती है, बहुत खातिरदारी होती है। ये कह लो कि दामाद को तो भगवान समझा जाता है और दामाद की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दीदी मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन रोज रोज ऐसा खाना तो नहीं खाया जा सकता ना। और आज नंदोई जी को आए पूरे 1 महीने हो गए हैं और 1 महीने से ऐसे ही खाना बना रही हूँ मैं। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था भाभी कि तुम
दिन भी गिनने लगी हो? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन गिनने की? अब चाहे 1 महीने हो, चाहे 10 महीने हो, या चाहे 10 साल हो, तुम होती कौन हो ये बोलने वाली? यह घर मेरा भी है और आप इस घर की बहू हो, तो इस घर के दामाद की सेवा करना आपका फर्ज है, समझी ना? क्यों मम्मी, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे समझाइए अपनी लाडली बहू को कि हमारे घर में दामाद को भगवान समझा जाता है। इसलिए भाभी याद रखना, शाम के खाने में ना भले आप मम्मी पापा और भैया के लिए सादी दाल रोटी बना दीजिए, और चलो मैं भी खा लूंगी एक पल के लिए, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। इनके लिए तो आप मंचूरियन और चाउमीन बनाना, ये बहुत चाव से खाते हैं। याद रखिएगा, क्या कहा मैंने? चाउमीन और मंचूरियन। इधर अलका की ननद टीना मटकते हुए अपनी भाभी को ऑर्डर देकर चली गई। इधर टीना के जाने के बाद अलका को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह गुस्से से आग बबूला होने लगी। उसका मन तो कर रहा था कि अपनी ननद को सामने बिठाकर उसे दामाद की परिभाषा समझा दे, लेकिन बात वही कि उसे आए भी 1 महीने नहीं हुए, चारों तरफ उसकी बदनामी हो जाएगी, यह सोचकर वह चुप हो गई। अगर मैं कुछ कहूंगी तो सबको लगेगा कि मैं घर की बेटी दामाद से जलने लगी हूँ, इसलिए बेकार है किसी को कुछ कहना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बहू, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ी थकान हो रही है। थकान क्यों नहीं होगी बेटा, तुम भी हमारी तरह इंसान हो। सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर से लेकर रात तक तुम बस रसोई में लगी रहती हो। जब देखो तब तुम बस किचन में ही लगी रहती हो। पूरा दिन किचन में खड़ी रहकर काम करती हो, तो दर्द और थकान तो होगा ही ना तुम्हें। कमला जी अपने बहू के चेहरे पर थकान साफ साफ देख रही थी, और कमला जी उन सासों में से नहीं थी जो बेटी के आगे बहू की कोई इज्जत ना करे। कमला जी बहुत ही साफ और नेक दिल की महिला थी। वह तो अपने दुश्मन का भी दुख देख लेती थी बड़ी आसानी से। फिर अलका तो उनकी बहू थी, एक लौती बहू। कुछ सोचते हुए कमला जी ने अपनी बहू से कहा, बहू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा मेरे कमरे में चलोगी? क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था आपको? नहीं बहू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आई। देखो बहू, मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बेटी के आगे बहू की कोई इज्जत नहीं करते। हमेशा अपनी बेटी को ही तवज्जो देते हैं और अपनी बहू से अपनी बेटी दामाद की खूब सेवा करवाते हैं। मैंने कभी भी बेटी और बहू में कोई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन 1 महीने से मैं ये भी देख रही हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है इस घर में। मैं बिल्कुल भी उस तरह की माँ नहीं हूँ बहू, जो अपनी बेटी को सिर पर चढ़ाकर रखे और बहू को लात के नीचे दबाकर रखे। मुझे अपने बेटे बहू की गृहस्थी के साथ साथ बेटी और दामाद की गृहस्थी की भी बहुत चिंता है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा ना बहू, तो तुम इस घर में कभी खुश नहीं रह पाओगी और ना ही मेरी बेटी की गृहस्थी कभी बस पाएगी। हाँ बहू, मैं सच कह रही हूँ। तुम इस तरह से हैरानी से क्यों देख रही हो मुझे? हाँ, मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन ऐसी सास नहीं जिससे अपनी बहू के सुख दुख से कोई लेना देना ना हो। देखो बहू, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर मैं अपनी बेटी से कुछ कहूंगी या उसे समझाऊंगी तो उसे मेरी बातों का बहुत बुरा लगेगा, लेकिन तुम भाभी हो और भाभी और ननद का रिश्ता तो ऐसा ही है जिसमें नोक झोंक हंसी मजाक। लेकिन माँ जी, मैं समझ नहीं रही हूँ आप क्या कह रही हैं। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ बहू, तुम मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझो। देखो, मैं कहती हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए ना अपने मायके चली जाओ। अगर तुम अपने मायके चली जाओगी तो यह दोनों अपने आप यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि फिर इनकी फरमाइश पूरी करने वाला यहाँ तो कोई रहेगा ही नहीं ना। क्या मतलब माँ जी, आप चाहते हैं कि ननद नंदोई जी वापस अपने घर चले जाएं? हाँ बहू, मैं चाहती हूँ ये लोग वापस अपने घर चले जाएं, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं देख रही हूँ कि तुम इन्हें किस तरह से झेल रही हो। अरे तुम कुछ बोलती नहीं हो, उसका गलत फायदा उठा रही है मेरी बेटी। लेकिन मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले दिन से ही अपनी बेटी समझा है, और मैं अपनी बेटी के साथ इस तरह का अत्याचार होते नहीं देख सकती। सुबह से लेकर शाम तक तुम एक टांग में खड़ी होकर रसोई में लगी रहती हो, सबकी फरमाइशें पूरी करते रहती हो, फिर भी मेरी बेटी दामाद को संतोष नहीं। मैं देख रही हूँ बहू कि तुम किसी से कुछ नहीं कहती। मैं जानती हूँ तुम्हारी स्थिति को। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हें यहाँ आए महीने भर नहीं हुए और तुम किसी को कुछ कहोगी तो बेकार में चारों तरफ हो हल्ला हो जाएगा। और तुम्हारी इसी समझदारी का फायदा मेरी बेटी और दामाद उठा रहे हैं, जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा निठल्ला दामाद, जाने कौन सी ऐसी घड़ी में मैंने उससे अपनी बेटी बहाई थी, जो काम धाम परिवार नौकरी चाकरी सारी चिंता त्याग करके यहाँ बैठकर बस खाए जा रहा है। ना तो उसे अपने घर परिवार की चिंता है और ना ही नौकरी चाकरी की चिंता है। बिल्कुल निठल्ला हो गया है वो, और उससे तो कहीं ज्यादा निठल्ली मेरी बेटी हो गई है, जिसे अपना परिवार नहीं दिखता, ससुराल नहीं दिखता। अरे जब पति कोई गलत राह पर जाए या उल्टे सीधे काम करे तो पत्नी का फर्ज होता है उसे समझाने का, लेकिन मेरी बेटी तो उससे भी ज्यादा गंवार है, लठ दिमाग की है वो।
इसीलिए देखो बहू, तुम मेरी बात मानो, तुम कुछ दिनों के लिए ना अपने मायके चली जाओ। लेकिन ऐसे अचानक मायके जाना, और ये भी तो नहीं मालूम माँ जी कि ननद नंदू जी यहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं। हो सकता है कि मैं मायके चले भी जाऊँ तो ये यहाँ से ना जाए, फिर मैं कब मायके से वापस आऊंगी। लोग सवाल भी तो करेंगे कि अभी अभी तो ब्याह कर गई हूँ और इतनी जल्दी वापस मायके क्यों आ गई। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता माँ जी कि ये दीदी और जिया जी के लिए कोई परमानेंट इलाज है। और मान लो कि मैं मायके चली गई और ये लोग यहाँ से चले भी गए तो इसकी क्या गारंटी है कि ये लोग वापस मेरे आने के बाद यहाँ ना आए। देखिए माँ जी, मैं तो कहती हूँ इस प्रॉब्लम को ना हमें जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहिए। इसका इलाज हमें परमानेंट करना चाहिए। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ कहूँ? हाँ कहो ना बहू। देखो, मैं तुमसे सलाह मांग रही हूँ और मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ रही हूँ। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है इस घर में, इसीलिए तो मैं तुम्हें इन सारे झंझटों से छुटकारा दिलाना चाहती हूँ। इसीलिए जो भी मन में है बिना हिचकिचाए तुम बोल दो मुझसे। हाँ बहू, मुझे कोई रास्ता दिखा, इसीलिए तो मैं तुझसे ये सारी बातें कर रही हूँ। और मुझे इस कलंक से बचा ले, क्योंकि दामाद जी के माँ बाप इन सब का जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने उनकी बेटी और बहू को उनसे छीन लिया है। लेकिन समधी समधन जी को कौन समझाए कि मैंने उनके बेटे बहू को यहाँ नहीं बुलाया है, बल्कि उनका बेटा खुद यहाँ आकर बैठ गया है, जबरदस्ती बैठ गया है और जाने का नाम भी नहीं ले रहा है। अब वो मेरा दामाद है, उसे मैं भगा भी तो नहीं सकती ना। बता कितनी मजबूरी है मेरे पीछे। सास की बात सुन कुछ सोचते हुए अलका ने अपनी सास से कहा, माँ जी अगर मैं मायके भी जाऊंगी तो बहुत होगा तो 10 दिन के लिए। नई नई शादी हुई है, इससे ज्यादा मायके में जाकर रहूंगी तो वहाँ पर भी लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। और दीदी को भी लगेगा कि भाभी जब भी मायके जाती है तो 10 दिनों में तो वो वापस आ जाती है, इसीलिए दीदी फिर 10 दिनों के बाद फिर से अपने मायके आ जाएंगी। हाँ ये भी बात सही है तुम्हारी, ऐसा भी हो सकता है। माँ जी अगर हम इनके साथ कुछ दिनों के लिए किराए के मकान लेकर इनके ऑफिस के पास ही शिफ्ट हो जाए तो इससे दीदी को लगेगा कि हम हमेशा के लिए वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। फिर दीदी यहाँ पर कितने ही दिन रहेगी और कितने दिन जीजा जी को बिठाकर उनकी फरमाइश पूरी करते रहेंगी। मुझे तो नहीं लगता कि जीजा जी को ऐसे बिठाकर वह तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें खिला पाएंगी, इसलिए मजबूरी में उन्हें जाना ही पड़ेगा। और जैसे ही दीदी और जिया जी चले जाएंगे, उनके जाने के बाद हम लोग लौट कर वापस आ जाएंगे। फिर उन्हें ये खबर भी नहीं लगने देंगे कि हम वापस अपने घर में हैं। इससे दीदी भी आराम से अपने ससुराल में रहेगी और मैं भी अपने ससुराल में आराम से रहूंगी। अरे वाह बहू, क्या दिमाग लगाया है तुमने। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यही सही है। एक काम करो, अगले दिन है ना तुम अपना सारा सामान बांध लो और मैं विपिन को भी समझा देती हूँ कि उसे क्या करना है। ठीक है ना? कल सुबह सुबह ही तुम सारा सामान लेकर सामने हॉल में आ जाना, ठीक है? कमला जी को बहू का आइडिया बहुत पसंद आता है। कमला जी अपने बेटे को भी समझा देती है और उनका बेटा विपिन भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है। इस तरह अगले दिन जब रमेश और टीना दोनों सामने बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी सुबह सुबह अलका अपना सारा सामान लेकर हॉल में आती है। अच्छा ये बताइए, आज क्या खाना पसंद करेंगे आप? अरे बहू जरा सामान आराम से उतारना। जी माँ जी। अरे भाभी ये क्या, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप? अरे तुझे नहीं मालूम बेटा टीना? मुझे लगा कि मैंने तुझे बता दिया है। अच्छा मैं भूल ही गई होंगी। वो क्या है ना बेटा, तेरे भैया का ऑफिस ना इस घर से बहुत दूर पड़ता है और कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो डॉक्टर ने उसे ताजा खाना खाने को बताया है। इसीलिए विपिन ने लंच ले जाना बंद कर दिया है। वह तुरंत आकर गरम गरम खाना खाता है। अब इतने दूर आकर खाना खाने में तो काफी समय निकल जाएगा, इसीलिए विपिन ने अपने ऑफिस के पास ही एक कमरा किराए से लिया हुआ है। बस अलका आज वहीं शिफ्ट करने जा रही है। ये क्या बात हुई माँ? अरे भैया का ऑफिस इतने भी दूर नहीं कि उन्हें किराए का कमरे लेने की जरूरत पड़ जाए। और यहाँ का क्या होगा माँ? यहाँ आप अकेले कैसे सब कुछ करोगी? बहू क्या इसी दिन के लिए होती है? अब क्या बताएं बेटा, मेरा तो जैसे तैसे कटेगा ही। और वैसे भी आजकल की बहुएं सास ससुर को कहाँ मान सम्मान देती है। अब तू ज्यादा दूर मत जा, अपने आप को ही देख ले। और वैसे भी मुझे क्या चिंता, तू तो मेरे साथ रहेगी ही ना। इधर माँ की बात सुनकर टीना का जैसे मुंह बन जाता है और उधर अलका अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अलका के जाने के बाद असली जंग शुरू हुई थी टीना की। टीना की तो आदत हो गई थी कि बैठे बैठे भाभी को फरमाइश करना और अच्छे से अच्छा खाना बनवाना और आराम से बैठे बैठे खाना खाना। लेकिन अब तो सारा काम टीना को ही करना था। वह तो वहाँ किसी को ऑर्डर दे भी नहीं सकती थी। अब तो टीना एकदम से परेशान हो गई। बेटा तुम्हारी भाभी तो चली गई है, अब चूल्हा चौकी तो तुम्हें ही संभालना होगा। पूछ लो दामाद जी से वह क्या खाना चाहते हैं आज। माँ मैं? हाँ बेटा तुम्हें से कह रही हूँ, पूछ लो दामाद जी से क्या खाएंगे वो।
अरे बहू बेटे चले गए तो सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है मेरे, थोड़ा मन ठीक नहीं लग रहा है। मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। पूछ लेना दामाद जी से वो क्या खाएंगे। किचन में सारा सामान तो रखा ही है, जाकर बना देना, ठीक है ना बेटा? अच्छा टीना, एक काम करो, आज ना मुझे एकदम चटपटा तीखा सा छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। जल्दी से छोले भटूरे बना दो तुम। आज तो मैं छोले भटूरे ही खाऊंगा। क्या मुझसे उम्मीद कर रहे हैं आप? एक तो भाभी अचानक से चली गई और ऊपर से किचन की सारी जिम्मेदारियां वो मुझ पर छोड़ गई। एक तो शादी के बाद से भाभी ने सारी रसोई अपने अनुसार जमा ली है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि किचन में शक्कर कहाँ रखा है, चाय पत्ती कहाँ, जीरा कहाँ, अजवाइन कहाँ। इसलिए देखो जी, अब अपनी जुबान पे ना थोड़ा कंट्रोल रखो। आप बहुत खा लिया आपने बैठे बैठे। अब भाभी नहीं है यहाँ जो तुम्हारी फरमाइशें पूरी होती रहेगी, और मैं इतनी गर्मी में इतनी मेहनत नहीं करने वाली हूँ। चुपचाप दाल रोटी जो भी बनाऊंगी ना वह खा लो, और कल सुबह सुबह ही अपने घर वापस चलो। और घर जाने के बाद आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो, क्योंकि घर बैठे बैठे दिन भर तुम्हें भूख लगेगी, तो मेरे बस की बात नहीं है तुम्हारी फरमाइशें पूरी करना। ठीक है, अब मैं जाकर दाल रोटी और चावल बना लेती हूँ, वही खा लीजिए अचार सलाद पापड़ के साथ, ठीक है? अरे टीना बेटा, रसोई में जा रही हो क्या? मेरे सिर में दर्द हो रहा है बेटा, जरा एक कड़क कॉफी तो बना देना मेरे लिए। क्या मम्मी, अभी भाभी जाने से पहले ही तो सबको चाय कॉफी देकर गई थी। उन्हें गए 1 घंटे नहीं हुए और आपको फिर से कॉफी चाहिए? वैसे भी माँ, सासू माँ का फोन आ गया है, कह रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है पापा जी की, तो हमें आज ही निकलना पड़ेगा। अरे बेटा, खाना पीना खाकर तो जाओ, ऐसे जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ खाना बना हो तब तो खाकर जाएंगे ना, कम से कम यहाँ से ससुराल जाऊंगी तो वहाँ जेठानी आयता खाना बनाकर तो रखी होगी। लेकिन बेटा, अगर तुम चली जाओगी तो यहाँ मेरा क्या होगा? मैं कैसे रहूंगी अकेले? माँ चिंता मत करो, मैं भैया को फोन करके कह दूंगी कि वो आकर आपको लेकर जाए। इतना छोटा रूम तो भैया ने लिया नहीं होगा कि एक व्यक्ति को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। आप वहीं भैया भाभी के पास जाकर रहिएगा। उठो जी, चलो अपनी पैकिंग करो चलकर। ये हुई ना बात, जैसा हम चाहते थे वैसा हमने कर दिखाया। अब मैं अपनी बेटी को कानो कान खबर भी नहीं लगने दूंगी कि मेरी बहू वापस इस घर में आ गई है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी।